बाद में आने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत आप लोग मिले, हम सर जोड़कर बैठेंगे। अलग अलग खानों में रहने से ना वोट बढ़ता है, मुश्किल होती है। देखिए सबको तो इलेक्शन लड़ना नहीं, 3 लाख 3.5 लाख में एक आदमी चुन के आता है, 20-25 लाख में एक आदमी चुन के आता है, सब भागते रहते हैं। अरे 1-2 आदमी को अपनी फॉर्म से निकाल दो, जाओ तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो करो, वो होना चाहिए। हर आदमी खड़ा हो जाता है, जो खड़ा है उसका बहिष्कार करो, तो रोको, उसको लड़ने मत दो इलेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वोट काटने के लिए आता है, वो लड़ने के लिए नहीं आता है, वो सिर्फ हमारा वोट बर्बाद करने के लिए आता है। वोट बर्बाद करने वालों को वोट नहीं देना है। ये किसी तरह से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि वोट काटने वाले जो है ना, ये लड़ने नहीं आए हैं, बल्कि ये दलाली करके, पैसे लेकर के ये किसी को जिताने आए हैं। मुंबई में बांद्रा की सीट पर हिमायू ने खड़ा कर दिया एक आदमी, अब बड़ी भाषण कर रहा है वारिस पठान जा करके, खूब भाषण कर रहा है। बोला क्या कर रहा है? अरे बोले आसिम भाई वो वकील है, जीतने वाला है। वोट कितना मिला? 1500 पार्लियामेंट में। माल मिल गया, माल मिल गया, वो खुश हो गए। इस तरह यूपी में कई जगह खड़ा कर दिया। वही जो मार्जिन वोटों की है। हम लोग जब पार्लियामेंट, मैं समाजवादी पार्टी अलायंस थी कांग्रेस के साथ में, सीट लड़े थे हम लोग, मदनपुरा से आगे परेल तक की सीट थी, उसमें हम सिर्फ 152 वोट से हार गए थे पार्लियामेंट सीट, 152 वोट से। और उसमें एक आदमी खड़ा हो गया था, उसने 1700 वोट ले लिया, ऐसे बेनामी आदमी, मुसलमानों को वोट ले लिया। तो क्या होता है ना, थोड़े से वोट से हमारी हार हो जाती है। हमें इस बात पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं ना, उनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो आपने भरोसा किया है उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा कि भाई इंडिया अलायंस को लेकर बड़ी बात की है कि भाई अब आने वाले वक्तों में मुसलमानों ने चाहिए कि उनसे बात करना चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या आप एक रख रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या लगता है मुसलमानों को कितनी सीटें महाराष्ट्र से मिलनी चाहिए इस बार? इंडिया अलायंस कितनी सीटें आप कितनी मांग करेंगे देने के लिए? देखिए जिन इलाकों में मुसलमानों की तादाद अच्छी है, थोड़ा मुस्लिम वोट, थोड़ा सेकुलर गैर मुस्लिम वोट मिला कर चुन के आ सकते हैं, उन सीटों पर कम से कम मरती हालत में 288 अगर है ना, तो 288 में समझिए कि आप अगर 15% मुसलमान है तो 15 दूनी 30, 35, 40 सीटें मिलना चाहिए। उसमें जितनी चुन के आ जाए जी, इतना मिले। हमारी जितनी तादाद है उसके परसेंटेज से सीटें मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसे इलाके में दे दी जहाँ हमारी तादाद नहीं है। जहाँ महाराष्ट्र में हम लोग अच्छी तादाद में हैं और वहाँ सेकुलर लोग हैं, उन सीटों पे मुसलमानों को देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ महाराष्ट्र में एक अच्छा बहुत मैसेज जाएगा और मुसलमान चुन कर आएगा तो देश की हिफाजत करेगा, अपनी जान कुर्बान करके देश की सरहदों पर जाकर जान देगा। इस देश के लिए कुर्बानी देने वाले में मुसलमान नंबर 1 है, मगर मुसलमानों को पीछे किया जा रहा है। सर अभी एक और जैसे आपने कहा कि इंडिया अलायंस के अलावा कुछ पार्टी ऐसी थी जिन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा है, जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी देखा जाए महाराष्ट्र में, MIM देखा जाए, तो क्या इन पार्टियों को भी इंडिया अलायंस अपने साथ लेगी? चलो जो वो लोकसभा में हुआ विधानसभा में साथ ले लेंगे इन लोगों को? मुझे नहीं लगता लेंगे, इसलिए कि आस्तीन के सांप को दूर रखना चाहिए, दो मुँह सांप को दूर रखना चाहिए। ज़बान से कुछ बोलना और कुछ करना और स्पीचेस करके अपने जो हमारी मुस्लिम हिंदू एकता उसको तोड़ देना और अंदर से जा कर के बीजेपी के साथ बैठ के उनके साथ जो है राम मशवरा करके सीटें खड़ी करना, उन लोगों के साथ मुझे लगता है कभी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। जी, अभी इस वक्त यहाँ पर अगर देखा जाए औरंगाबाद में जो लोकसभा का लास्ट में इलेक्शन हुआ, MIM दूसरे नंबर पर यहाँ पर रही। अब विधानसभा में ये होगा कि इंडिया अलायंस की तरफ से भी सीट उतरेगी, MIM अगर आपके साथ नहीं जाएगी या वंचित नहीं जाएगी, वो भी अलग अपनी सीटें उतारेंगी। तो आपको फिर लगता है कि जैसे कि फिर बंटवारा होगा और फिर जैसे आप चाह रहे बीजेपी को रोकना, लेकिन बीजेपी यहाँ पर फिर मजबूत नजर आएगी, फिर इसको किस तरीके से रोकेंगे? फिर आप पूरे जितने भी सेकुलर लोग उनको एक साथ आना चाहिए और इंडिया अलायंस के साथ खड़े होना चाहिए और इंडिया अलायंस को और हमें सीटें देना चाहिए। दोनों बातें हैं, हम सबको इकट्ठा तो करेंगे लेकिन हमको सीटें नहीं मिलेंगी तो क्या फ़ायदा? हम सबको इकट्ठा हो रहे हैं, होंगे। तमाम जितने भी सेकुलर लोग हैं, मुस्लिम हिंदू सब मिल करके वो चाहते हैं कि फ़िरका परस्ती ख़त्म हो और वो जानते हैं कौन से लोग हैं जो वोटों का बंटवारा करके इन फ़िरका परस्तों के बगल में जाकर शाम को कमरे में मिल करके इनसे पैसे लेकर के वोट काटने का काम करते हैं। सबको मालूम है, कोई छुपी बात नहीं है। उनको दूर रखते हुए सब इकट्ठा रहेंगे। इंडिया अलायंस ईमानदारी के साथ मुसलमानों को हिस्सा देगी तो मुझे लगता है बहुत अच्छा माहौल बनेगा। एक आखिरी सवाल, अभी जैसे 2019 में आपके एक MLA भिवंडी से खड़े हुए थे शेख रईस, उस वक्त MIM ने कहा था कि उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट करिए, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। और उसी को देखते अगर हम तो औरंगाबाद में पूर्व से आप ही के कैंडिडेट आपने खड़ा किया था जो बहुत कम वोट उन्होंने लिए थे, उसके वजह से MIM की सीट यहाँ से गिर गई थी।
फिर आप इसको क्या समझा जाए? क्योंकि जैसे कि आप क्या कह रहे हैं कि भाई एक तरफ वो लोग खड़े होते हैं, सीटें गिराते हैं, आपका साथ भी वैसे ही हुआ। 2019 में आपने भी यहाँ से सीट लड़ाई, यहाँ से मुस्लिम डॉक्टर गफ्फार कादरी खड़े थे, वो गिर गए, और वहाँ से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि शेख रईस को वोट दो। इसको हम लोग क्या समझेंगे? ऐसा है ना, अब आपको मैं खुल के बता दूं कि उस वक्त महाराष्ट्र के बम्बई के मुसलमान जमा हुए और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आसिम भाई यहाँ पर एमआईएम का सिटिंग एक एमएलए है, हालांकि वो एमएलए का क्या किरदार था मैं ज़रा बोलना नहीं चाहता हूँ, तो वो खड़ा हो रहा है और आपका रईस भी खड़ा हो रहा है, दोनों में टकराव होगा तो वोट बढ़ जाएगा, आप मेहरबानी करके यहाँ से रईस को हटा दीजिए। तो मैंने बहुत सोचा मैंने, तो मैं एमआईएम ने कहा आसिम भाई आपके लिए मैं जो कहो चाँद तारे तोड़ के ला दूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे वारिस को पठान को बचा दीजिए, मेरे वारिस पठान को बचा दीजिए। मुझे मालूम घर पे बचने वाला नहीं था, लेकिन ये लोग, ये मैं मानता हूँ, मेरे पास 10 किलो दूध, इनके पास 1 कतरा लींबू का है, मेरा दूध को फाड़ने की ताकत इनके पास है। इस बात को मैंने जब फरहान को खड़ा किया था 2009 में, मुझे चुन के आ गया था, जब मैंने सीट छोड़ दी थी तो वहाँ ये लोग खड़ा कर दिया था और मैं सिर्फ फरहान 1600 वोट से हार गया था, तो मुझे मालूम है। तो मैंने बहुत सोचा, उन उलमाओं के दबाव में आकर के फिर आए मेरे पास एमआईएम के लोग, पहली बार आए कि भाई हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। मतलब क्या करोगे? बोला तुम मानखुद शिवाजी नगर में 2 बार लड़ चुके हो, जीते क्या? वहाँ लड़ोगे तो जीतोगे? बोले नहीं जीतूंगा। बोले भिवंडी में तुम बहुत लड़े हो, जीते क्या? जीतोगे क्या? बोले नहीं जीतूंगा। ये उनकी वर्डिंग है। मैंने कहा मत लड़ो वहाँ पे, छोड़ दो, मैं ये सीट छोड़ देता हूँ। रईस बहुत मेहनत कर चुका था, मैंने रईस को कहा रईस तू बड़ा चल भिवंडी से लड़ ले। रईस भिवंडी में जीत गया और जिसके लिए हमने सीट छोड़ा था ना वो हार गए, वो सीट चली गई उनकी। तो ये हालत इनकी है। मैं इस बात को कबूल कर रहा हूँ कि इनके पास इतनी ताकत है कि लींबू का कतरा लेकर दूध को फाड़ देते हैं। ये ताकत खत्म होना चाहिए। औरंगाबाद से सीट मांग रहे हैं? मैं लड़ रहा हूँ आपके बारे में इंशाल्लाह। औरंगाबाद से लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, एक सीट लड़ाऊंगा इंशाल्लाह औरंगाबाद से। और मैं गुजारिश करूँगा लोगों से कि अच्छा से उम्मीदवार दीजिए। ये उम्मीदवार मेरा नहीं, आपका होगा। और मैं पूरी ताकत के साथ, देखिए इंडिया अलायंस में जब बात होगी ना तो 2 सीट में 1 सीट मुझे यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह। उस सीट पे मैं लड़ना चाहता हूँ और थोड़ा हमको ताकत तो दीजिए ना आप। उम्मीद रखते हैं इतनी, हमारे पीछे कुछ लोग खड़ा कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ मसले को उठाएंगे, चाहे कोई भी हो। शुक्रिया सर। आज अबू आज़िम साहब आपके पास में आए थे, किस सिलसिले में बात हुई आपकी? देखिए 4 जून को लोकसभा के रिज़ल्ट्स आए। देश में नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की ये जो पैगाम और फ़िज़ा जो बड़ी है, इसको देखते हुए इंडिया अलायंस की समाजवादी पार्टी एक बहुत प्रमुख घटक है और इसमें अबू आसिम आज़मी साहब ने महाराष्ट्र में एक बहुत अहम रोल अदा किया। इसी मौके पर जब वो 4 जून के बाद पहली बार औरंगाबाद आ रहे थे तो हम सब ने ये तय किया कि हमने हमारे क़ायद का इस्तकबाल करना चाहिए, उनकी हिम्मत अफजाई करना चाहिए। इसीलिए आज वो हमारे घर पर आए, हमने उनका इस्तकबाल किया। और इसी के साथ साथ हमने अबू आसिम आज़मी साहब से और तमाम लोगों से मिलकर अपील की है कि आज जो शहर के हालात है, खुसूसी तौर पर दौलताबाद में जो मसला चल रहा है, इस पर कुछ एक्शन होना चाहिए। पुलिस की जो नाइंसाफ़ियाँ बढ़ रही हैं, इसको किस तरह रोक लगाई जा सकती है, इस पर काम होने की ज़रूरत है। हमने डीजी से और कमिश्नर पाटिल साहब से अपील करते हैं कि वो अनलॉफुल अरेस्ट ना हो, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और किसी भी मासूम को हरासमेंट नहीं किया जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है ये वो है कि दौलताबाद से लगातार एक डर का माहौल, खौफ का माहौल है। वहाँ पर हमारे सरपंच साबिर भाई को भी तकलीफ़ दी गई, हालांकि वो उस वक्त तो मौजूद भी नहीं थे, वो तो मौता में थे, उसके बावजूद उसे अरेस्ट किया गया। तो हम समझते हैं कि पुलिस जो गुनहगार है उसे अटक करे, लेकिन जो बेगुनाह है उन पर कार्रवाई ना हो, ये भी हमने मांग की है।